Namaskar. I really appreciate your patience because full 3 hours, more than 3 hours, I think, all of you took the heavy hit of presentations and still you are there. So we'll try to make it very interesting. And I'll request panelists, because there is a huge number, there are 6 people. तो ये आज का जो टॉपिक है वो है फीड, रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, बैलेंसिंग द बैलेंस शीट। अब कोई आम आदमी इसको सुनेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो बैलेंस ही रहती है। आई विल रिक्वेस्ट पैनलिस्ट दैट वी विल डिस्कस दिस टॉपिक in terms of balancing is equivalent to sustainability. Let us put it this way, balancing is sustainability, और sustainability 2 तरह की हो, एक है एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और मटेरियल सस्टेनेबिलिटी, और दूसरी है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। मटेरियल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो हमारा इकोसिस्टम है, क्योंकि इनपुट जो आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, वो नेचर से ही आएगा, और नेचर से वो आएगा तो नेचर प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, उसमें सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए। तो इकोसिस्टम की एबिलिटी रॉ मटेरियल को लगातार देने की ख़त्म नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें 2 रुपये हमको लगातार मिलते रहने चाहिए। तो मैं पैनलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट यह करूंगा कि अपनी बात को थ्योरेटिकल न रख के, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पॉलिसी के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि ये जो हमारी क्राउड है सुनने वाली, ये सब लोग एक तरह से एक्सपीरियंस लोग हैं, और यहाँ हम कोई थ्योरी की बात करेंगे तो फिर वो चाय पीने चले जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मैं हल्का सा फ्रेमवर्क दूंगा पैनलिस्ट को बिफोर आई जॉइन देम देयर, कि ये जो टॉपिक है, चाहे आप पोल्ट्री की बात करें, एक्वा की बात करें, चाहे ओवरऑल फीड की बात करेंगे, रॉ मटेरियल की करेंगे, एडिटिव्स की बात करेंगे, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके जो मैनेजमेंट है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, उसको जो रियल सिचुएशन है ग्राउंड पे उसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। दूसरी बात है कि जो पर्टिकुलरली आपके जो 2 रॉ मटेरियल हैं, एक है मक्का, मेज़, और दूसरा है सोयाबीन, जो प्राइमरी रॉ मटेरियल हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट में करते थे, आप लोग भी करते हो, कि मक्का को हमने डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल के लिए, मान लो। अब इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मक्का का फीड के लिए यूज़ करती है, उसके लिए बहुत ख़राब काम है, अच्छा काम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के एंगल से उसकी क्रिटिकल एनालिसिस पे ये सवाल आता है कि क्या हम मक्का को इथेनॉल में डाइवर्ट करके इसको फीड इंडस्ट्री को भी सस्टेन कर सकते हैं किसी ऑल्टरनेटिव फीड से, या हम इतनी मक्का पैदा करते हैं कि हम दोनों का काम हो सकता है। दूसरा सवाल ये होता है कि इथेनॉल से क्या हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं जो यहाँ कमा रहे थे उससे। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस होती है, उसके पीछे एक डाटा होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे व्हेन यू विल स्पीक आउट, कि व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, वेदर दिस गवर्नमेंट शुड डाइवर्ट इट टू द इथेनॉल और नॉट। और DDGS जो इसमें से निकलेगा उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे।
अगला है ऑल्टरनेटिव फीड, क्योंकि जब कोई चीज़ एक्सपेंड करती है, लगातार उसका रिक्वायरमेंट एक्सपेंड करती है, तो जो रॉ मटेरियल जिस पे आप डिपेंडेंट थे वो लंबे समय तक अगर आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, ऑल्टरनेटिव फीड की बात नहीं करोगे, तो जैसे अभी हमारा मनोज भाई ने बोला था, तो फिर वो अचानक पता लगा 15 दिन बाद कि सब सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ऑल्टरनेटिव फीड की भी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगली बात है कि जिस तरह ग्लोबल सिनेरियो है आज की तारीख में, टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, इवन कंट्री के भी हैं, यू नेवर नो कि कब किस पे क्या टैक्स लग जाएगा। टैरिफ का तो आप देख ही रहे हो, वॉर चल रहा है। तो इंटरनेशनल जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमको ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को ढूंढना और इसकी भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कंट्रीज के साथ बनाना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि कई स्पीकर्स थे पहले भी, आपने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि एफटीए करोगे आपको फायदा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कुछ लोग इसके विरोधी हैं कि उल्टा आपको चोट लगेगी। तो इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीजक रिएक्शंस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ऑल्टरनेटिव मार्केट सर्टेनली, जब टैरिफ इतना ज़्यादा 50%, 25%, 30% है, तो आपको ऑल्टरनेटिव मार्केट पे काम करना चाहिए। और मेरा सोचना ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप अकेले इसकी जिम्मेदारी दे दोगे ना, तो वो गड़बड़ा जाएगा। इंडस्ट्री को इसमें मदद करनी चाहिए पॉलिसी मेकर्स की, नहीं तो आप देखते रहते हो कि कुछ ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं जो इंडस्ट्री को बहुत नुकसान कर देते हैं। तो मेरा है कि पैनलिस्ट इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फीड इंग्रेडिएंट्स, कि जो ह्यूमन कंजम्पशन है और लाइव स्टॉक का कंजम्पशन है, उसमें भी कंपटीशन चल रहा है। तो उसका भी हमें थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए और फैक्ट्स के आधार पर। फैक्ट्स की जब मैं बात करता हूं तो इसलिए करता हूं कि इंडस्ट्री को पैरेलली अपना डाटा जनरेट करना चाहिए। हम जब मिनिस्ट्री में थे तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, तो सोयाबीन कितना पैदा हो रहा है देश में, राइस कितना, वीट कितना हो रहा है। तो यह कई बार देखने में आता है कि जो वाकई में पैदा हो रहा है और मौके पे जो है और सरकार जो फिगर दे रही है वो मैच नहीं करते। तो इंडस्ट्री को भी, क्योंकि एक्चुअल फिगर्स आपके पास नज़दीक, ऐसे रियल फिगर्स आपके पास नहीं होंगे ना। अब हम तो कुछ भी डाटा यहाँ बोल के चले जाते हैं। अब स्पीकर्स ने भी बोला, आपने देखा, कुछ लोगों को रिजर्वेशन भी थे, किसी ने कुछ बोला नहीं फिगर्स को लेके। कौन कहाँ से फिगर ला रहा है, क्या हो रहा है, यू नेवर नो। तो इंडस्ट्री को, क्लिफमा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी भी हैं, आपको अपने पैरेलल ऑथेंटिक फिगर्स भी डेवलप करने चाहिए, जिससे कि आप प्लानिंग अच्छी कर सको और गवर्नमेंट को भी मदद कर सको। अगली बात ये होती है कि साइंस एंड, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आता है ना कि हमें दो चीज़ें ऐसे हैं, अब उन दो चीज़ों में से हमें जो बिल्कुल बराबर सी दिख रही हैं, इसको करना है कि इसको करना है, उसको हम क्रिटिकल डिसीजंस बोलते हैं। अब वो क्रिटिकल डिसीजंस करेक्ट डाटा के बगैर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट में वहाँ धोखा हो जाता है, बिकॉज यू नो फॉर 9 years आई वॉज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हूँ, और बहुत दिन से, तो 36 साल से तो सरकार में काम कर रहा हूँ। वहाँ इतना दिमाग कोई लगाता नहीं है, तो वो धोखा हो जाता है। तो उससे आपके साथ धोखा न हो, इसलिए सरकार को आपको मदद कर दो, कुछ डाटा ले जाके दे दो, ऑलरेडी कुक्ड डिसीजन ले जाके दे दो, तो आपका काम ठीक से हो सकता है। क्योंकि क्रिटिकल डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम जो लोग थे, मैं भी था, श्रीधर साहब भी थे, हम लोग यही कोशिश करते थे कि हमें वो जो बिल्कुल दो चीज़ बराबर सी हैं और उसमें से कौन सी को चूज करना है, चाकू को कि तलवार को, तो पता लगा कि आपने चाकू चूज कर लिया, वो किसी काम का नहीं है।
तो इसके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च लगातार होती रहनी चाहिए। और आप देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर दूसरे हिस्से जो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, वो प्राइवेट सेक्टर अपनी खुद रिसर्च करता है। अब मुझे नहीं पता है कितने पैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली तो हम तो ट्रेडर इकोनॉमी वाले लोग थे, खरीद लिया और थोड़ा सा महंगा बेच दिया। अब धीरे धीरे हमें आदत पड़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग की आदत पड़ रही है, सामान को बनाने की, ओरिजिनलिटी, इनोवेशन की आदत पड़ रही है। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मसला है, रिसर्च का मसला है, ये प्राइवेट सेक्टर को अपने हाथ में लेना चाहिए। भले ही इसमें खर्चा आएगा, वो आपके भले ही जो आपको लाभ मिलता है उससे वो डाइवर्ट करें, पर आपको इससे आगे चल के बहुत फायदा होगा। सरकार के बलबूते पे, आईसीआर और उनके बलबूते पे अगर आप छोड़ दोगे तो वो वही बातें होती रहेंगी जो पिछले 50-60 साल में होती रही हैं। क्योंकि इनफैक्ट साइंस भी यही कहती है कि प्राइवेट सेक्टर आगे इसलिए बढ़ता है कि वो जो काम करता है उसकी जेब में उसका फ़ायदा जाता है। सरकारी आदमी इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करता या ज़्यादा दिमाग नहीं, एक तो उसका सिस्टम अलाउ नहीं करता, इनर्शिया है, रेजिस्टेंस है, अप्रूवल की लेयर्स हैं, एक के ऊपर दूसरा आदमी बैठा हुआ है, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि जो फ़ायदा होगा उस डिसीजन से उसकी जेब में नहीं जा रहा, वो बिजनेस करने वाले की जेब में जाएगा तो वो दिनों रात एक कर देता है। सरकारी ये काम नहीं करता। तो आपको ये साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च वाला जो काम है उस पर लगातार काम करते रहना चाहिए। पैनलिस्ट भी इसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। अगला है पॉलिसी इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। अब जैसे हमारे गगन गर्ग साहब हैं, हम और ये साथ साथ काम वहाँ मिनिस्ट्री में कर रहे थे, तो रेगुलेशन से आपके हाथ बांधे भी जा सकते हैं और उसी रेगुलेशन से रैशनलाइजेशन भी लाया जा सकता है। तो इसमें भी इंडस्ट्री को मदद करनी चाहिए कि ये रेगुलेशन सफोकेटिंग है और ये रेगुलेशन फेयरनेस लाएगा, इक्वलिटी लाएगा। ये बातें इंडस्ट्री को अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। और एक जो इसका हिस्सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी फीड टू ऑल क्लासेस विद वेरिंग परचेजिंग कैपेसिटी। बैलेंसिंग द बैलेंस शीट का मतलब ये भी है कि जो 5 रुपए की फीड खरीद सकता है उसके लिए भी फीड आपको बनानी चाहिए। और एनर्जी को आप ऐसे बैलेंस करें कि इधर रॉ मटेरियल है, वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी है जिसको आप एनर्जी कह रहे हो, और दूसरी साइड में बैलेंस शीट के में आपके आउटपुट आ रहा है जिसको प्रोडक्शन कह रहे हो, एनर्जी है, वाटर है, वहाँ भी दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करें कि न्यूट्रिएंट भी ट्रैक होते रहें और गरीब आदमी के लिए भी जो लोअर स्टेटा का है उसको भी फीड अवेलेबल हो और हायर स्टेटा को भी फीड अवेलेबल हो, तो एक्सटेंट मार्केट की बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं विद दिस आई विल रिक्वेस्ट panelists that one by one we will take it up, and all these things while speaking out, please take care. Thank you.